जय हिंद, वंदे मातरम। आप क्या चाहते हैं, ये आपसे पहले टारगेट कॉर्पोरेशन को कैसे पता चल जाता है, जब कंपनियां हैबिट्स का पूर्वानुमान लगाती है। एंड्रयू पॉल ने हाल ही में टारगेट कॉर्पोरेशन के डेटा विशेषज्ञ के तौर पर काम शुरू किया था। एक दिन मार्केटिंग डिपार्टमेंट के सहकर्मी उसके पास आए और उन्होंने एंड्रयू से कुछ सवाल पूछे। एंड्रयू शायद ऐसे ही सवालों का जवाब देने के लिए इस धरती पर आया था। क्या तुम्हारा कंप्यूटर ये पता लगा सकता है कि हमारी कौन सी ग्राहक गर्भवती है, भले ही वे चाहती हो कि हमें इस बारे में कुछ पता ना चले। पॉल एक स्टेटिशियन यानी सांख्यिकीविद था। उसका पूरा जीवन ही डाटा का इस्तेमाल करके लोगों को समझने के इर्द गिर्द घूमता था। वे उत्तरी डेकोटा के एक छोटे से कस्बे में पला बड़ा था। जब उसके दोस्त 4H या रॉकेट मॉडल बनाने में व्यस्त होते थे, तो वह कंप्यूटरों के साथ खेल रहा होता था। कॉलेज के बाद उसने सांख्यिकी में और फिर अर्थशास्त्र में डिग्रियां हासिल की। अर्थशास्त्र की डिग्री लेने के बाद यूनिवर्सिटी ऑफ मिजूरी के उसके ज़्यादातर दोस्त या तो बीमा कंपनियों में नौकरी करने लगे या सरकारी प्रशासनिक अधिकारी बन गए। पर पॉल एक अलग ही रास्ते पर था। उसे तो ये जानने का जुनून था कि इकोनॉमिक्स कैसे पैटर्न्स विश्लेषण का इस्तेमाल करके इंसानी स्वभाव को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। पॉल ने स्वयं भी कुछ अनौपचारिक किस्म के प्रयोगों में अपना हाथ आजमाया था। एक बार उसने एक पार्टी रखी और अपने सारे दोस्तों को बुलाया। पार्टी में उसने उनके पसंदीदा चुटकुलों पर मतदान करवाकर एक ऐसा गणितज्ञ मॉडल तैयार किया जिससे सर्वश्रेष्ठ वन लाइनर का पता लगाया जा सके। उसने तो ये पता लगाने की भी कोशिश की कि पार्टियों में बिना बेवकूफ दिखे लड़कियों से आत्मविश्वास के साथ बातचीत करने के लिए उसे कुल कितनी बियर पीनी पड़ेगी। ये पोल के कई अध्ययनों में से एक ऐसा अध्ययन था जिसका परिणाम कभी सही नहीं आता था। ये सारे प्रयोग बचकाने थे, पर एंड्रयू पॉल अच्छी तरह जानता था कि कैसे कॉर्पोरेट अमेरिका डाटा का इस्तेमाल करके लोगों के पूरे जीवन की जांच पड़ताल करता है। पॉल इसी का हिस्सा बनना चाहता था, इसलिए जब ग्रेजुएशन के बाद उसने सुना कि ग्रीटिंग कार्ड बनाने वाली कंपनी हॉलमार्क कंकास सिटी में सांख्यिकीविदों को भर्ती कर रही है, तो उसने तुरंत इस नौकरी के लिए आवेदन दे दिया। जल्द ही वे हॉलमार्क कंपनी के सेल्स डेटा की जांच करके इस तरह की चीजें पता लगा रहा था कि जन्म दिन के कौन से कार्ड ज्यादा बिकते हैं, हाथी की तस्वीरों वाले या पांडा की तस्वीरों वाले। और दादी के घर जाने पर क्या होता है कि कार्ड लाल रंग में ज़्यादा मज़ेदार लगते हैं या नीले रंग में। उसके लिए ये सब करना स्वर्ग जैसा अनुभव था। इसके 6 साल बाद सन 2002 में जब पॉल को ये पता चला कि टारगेट कॉर्पोरेशन अमेरिका की दूसरी सबसे बड़ी डिपार्टमेंट स्टोर कंपनी को ऐसे लोगों की ज़रूरत है जो नंबरों के विशेषज्ञ हो, तो वह फौरन इस कंपनी में भर्ती हो गया। वह जानता था कि जहाँ तक डेटा इकट्ठा करने की बात है, टारगेट कॉर्पोरेशन एक अलग ही स्तर की जगह है। हर साल लाखों ग्राहक टारगेट कॉर्पोरेशन के 1147 स्टोर्स में खरीदारी करने आते थे और कंपनी को अपने बारे में करोड़ों जानकारियां दे जाते थे। इनमें से ज्यादातर को अंदाजा भी नहीं था कि वे ऐसा कुछ कर रहे हैं। वे अपने कस्टमर लॉयल्टी कार्ड का उपयोग करते और इससे उन्हें डाक द्वारा जो कूपन मिलते वे खुशी खुशी उनका इस्तेमाल करते या फिर खरीदारी के लिए अपना क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते। उन्हें इस बात की भनक तक नहीं थी कि टारगेट कॉर्पोरेशन उनकी हर खरीदारी को एक व्यक्तिगत जनसांख्यिकी प्रोफाइल में लिंक कर रहा है। एक सांख्यिकीविद के लिए ये डाटा किसी जादुई खिड़की जैसा था, जिससे वह ग्राहकों की निजी प्राथमिकताओं में झांक सकता था। टारगेट कॉर्पोरेशन के स्टोर्स में किराने से लेकर कपड़े, इलेक्ट्रॉनिक सामान और फर्नीचर तक सब कुछ बेचा जाता था। अपने ग्राहकों की खरीदारी की हैबिट्स का करीब से विश्लेषण करके कंपनी के विशेषज्ञ इस बात का पूर्वानुमान लगा सकते थे कि हर ग्राहक के घर में क्या चल रहा है। जैसे अगर कोई ग्राहक नए तौलिए, चद्दरें, बर्तन, कढ़ाई और खाने की प्रोफेशन चीजें खरीद रहा है, तो इसका अर्थ है कि शायद उसने नया घर खरीदा होगा या शायद उसका तलाक होने वाला होगा। इसी तरह अगर कोई ग्राहक कीड़ों को मारने वाले ढेर सारे स्प्रे, बच्चों के कपड़े, फ्लैश लाइट, ढेर सारी बैटरीज, रियल सैंपल, सौंदर्य प्रसाधन बनाने वाली अमेरिकी कंपनी का सामान और वाइन की बोतल खरीद रहा है, तो इसका अर्थ है कि शायद उसके बच्चे जल्द ही समर कैंप में जाने वाले हैं और वह अपनी पत्नी के साथ कुछ समय अकेले बिताने की तैयारी कर रहा है। टारगेट कॉर्पोरेशन की नौकरी में पॉल को अमेरिकी कस्टमर का उनके अपने ही घर में अध्ययन करने का मौका मिला। उसका काम था ऐसे गणितीय मॉडल बनाना जिनकी मदद से डेटा का एनालिसिस करके पता लगाया जा सके कि किस कस्टमर के घर में बच्चे हैं, कौन सा ग्राहक अविवाहित है, कौन सा ग्राहक बाहर घूमने फिरने में रुचि रखता है और किसे आइसक्रीम या रोमांटिक उपन्यास पसंद है। पॉल एक ऐसा गणितज्ञ विशेषज्ञ बनना चाहता था जो ग्राहकों के मन की बात
और उनकी हैबिट्स जान ले ताकि उन्हें खरीदारी में ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करने के लिए मनाया जा सके। फिर एक दिन पॉल के मार्केटिंग डिपार्टमेंट के कुछ सहकर्मी उसके पास आए। वे अपनी महिला कस्टमर की खरीदारी के पैटर्न की मदद से ये पता लगाना चाहते थे कि उनमें से कौन-सी महिला गर्भवती है। गर्भवती महिलाएँ और नए-नए माता-पिता बनने ग्राहक रिटेल बिक्री की दुनिया में सबसे महत्वपूर्ण कस्टमर माने जाते हैं। दरअसल इस समूह के कस्टमर सबसे अलग होते हैं क्योंकि वे नए-नए प्रोडक्ट्स के भूखे होते हैं और इस बात की ज़रा भी परवाह नहीं करते कि प्रोडक्ट कितना महँगा है। इसलिए इन कस्टमर से कंपनियाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफ़िट कमाती है। और यहाँ सिर्फ़ शिशुओं के पोतड़ों, डायपर्स और वाइप्स की बात नहीं हो रही। शिशुओं के माता-पिता अचानक जीवन में आई बच्चे की रिस्पॉन्सिबिलिटी से इतने बेहाल होते हैं कि जहाँ से वे अपने बच्चों के लिए दूध की बोतलें या स्वास्थ्यवर्धक पाउडर खरीदते हैं, वहीं से वे अपनी ज़रूरत की अन्य चीज़ें भी बिना कुछ सोचे-समझे खरीद लेते हैं। फिर चाहे वे जूस हो, मोज़े हो, टॉयलेट पेपर हो या बच्चों को पालने के नुस्खे बनाने वाली पुस्तकें। हाल ही में माता-पिता बने ग्राहक अगर टारगेट कॉर्पोरेशन के स्टोर्स में खरीदारी करके आते थे, तो फिर वे सालों तक वहीं से सब कुछ खरीदते थे। कौन-सी महिला ग्राहक गर्भवती है, ये पता लगाने का अर्थ था कंपनी के लिए लाखों डॉलर की अतिरिक्त कमाई सुनिश्चित करना। पॉल इस नई चुनौती से बहुत उत्साहित था। उसके जैसे किसी सांख्यिकीय भविष्यवक्ता के लिए इससे बेहतर भला और क्या होगा कि वे न सिर्फ कंपनी के ग्राहकों के मन की बात जान सकता है, बल्कि ये भी पता लगा सकता है कि उनके बेडरूम में क्या चल रहा है। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने तक पॉल को लोगों की अंतरंग जिंदगी में ताक-झाँक करने के खतरे से जुड़े कई महत्वपूर्ण सबक सीखने का मौका मिलने वाला था। उदाहरण के लिए वे सीखने वाला था कि कई बार आप जो जानते हैं उसे छुपाना, उसे जानने जितना ही महत्वपूर्ण होता है। साथ ही सभी महिला ग्राहक इस बात को लेकर उत्साहित नहीं होगी कि एक कंप्यूटर प्रोग्राम उनकी ज़िंदगी में जाकर ये पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि भविष्य में बच्चे पैदा करने को लेकर उनकी योजना क्या है। जल्द ही ये स्पष्ट हो गया कि हर कोई ये नहीं मानता कि गणितीय तरीकों से उनके मन की बात का पता लगाना मज़ेदार चीज़ है। इसे देखकर शायद बाहरी लोगों को यही लगेगा कि ये सब कुछ-कुछ बिग ब्रदर अपने प्रतियोगियों की ज़िंदगी में ताक-झाँक करने वाला एक अमेरिकी टीवी कार्यक्रम जिस पर भारतीय टीवी कार्यक्रम बिग बॉस आधारित है, जैसा है। पॉल ने मुझसे कहा इससे कुछ लोग असहज महसूस करने लगते हैं। एक समय था जब टारगेट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनी एंड्रयू पॉल जैसे किसी भी व्यक्ति को नौकरी पर नहीं रखती थी। ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, सिर्फ 20 साल पहले एक रिटेल कंपनियां डेटा से संचालित होने वाले ऐसे गंभीर एनालिसिस नहीं करती थी। उस समय तो टारगेट कॉर्पोरेशन के अलावा किराने की अन्य दुकानें, शॉपिंग मॉल, ग्रीटिंग कार्ड बेचने वाले, कपड़ों के व्यापारी और अन्य कंपनियों लोगों के मन में झाँकने के सबसे पुराने तरीकों पर निर्भर थी। वे पेशेवर मनोविश्लेषक को काम पर रखती थी जो आधी-अधूरी वैज्ञानिक रणनीतियाँ बनाते रहते थे और दावा करते थे कि इन्हें लागू करने से कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करेगा। ऐसे कुछ तरीके आज भी चलन में हैं, जैसे अगर आप वॉलमार्ट या होम डिपो के किसी स्टोर में जाएँ या फिर अपने इलाके के किसी अन्य शॉपिंग सेंटर में जाएँ तो गौर करें, तो आपकी नज़र व्यापारियों की उन चालबाजियों की ओर ज़रूर जाएगी जिन्हें वे बरसों से इस्तेमाल करते आए हैं। ये ऐसी चालबाजियाँ हैं जिनकी मदद से आपके अवचेतन मन का फ़ायदा उठाया जाता है ताकि आप खरीदारी पर ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करें। उदाहरण के लिए खाने-पीने की चीज़ों की खरीदारी। किसी किराने की दुकान में घुसते ही आमतौर पर आपको ढेर सारे फल और सब्जियाँ एक कतार में सजे हुए नज़र आते हैं। अगर तार्किक ढंग से सोचा जाए तो किसी सामान को दुकान के सामने वाले हिस्से में रखने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अगर आप शुरुआत में ही उन्हें अपनी कार्ट पहियों वाली टोकरी में रख लेंगे तो बाद में उनके ऊपर रखे गए सामान के दबाव से वे दब जाएँगे, जिससे उनके जल्दी खराब होने की संभावना बढ़ जाएगी। कायदा ये कहता है कि फल और सब्जियों को दुकान के उस हिस्से में रखना चाहिए जहां आप खरीदारी के अंत में बिल चुकाते हैं ताकि आप उन्हें अंत में उठाएँ। पर मार्केटिंग विशेषज्ञों और मनोवैज्ञानिकों ने सालों पहले ये निष्कर्ष निकाला था कि अगर ग्राहक खरीदारी की शुरुआत स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों से करता है, तो इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि बाद में जब उसकी नज़र डोरिटो, ओरियो या फ्रोज़न पिज़्ज़ा जैसे स्वादिष्ट लेकिन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक चीज़ों पर पड़ेगी, तो वे उन्हें फ़ौरन खरीद लेगा। स्वास्थ्यवर्धक चीज़ों को सबसे पहले खरीदने से ग्राहक के अवचेतन में ये भाव पैदा होता है कि उसने बहुत अच्छा काम किया है, जिसके कारण खरीदारी के अंत में जब वह आइसक्रीम या ऐसा ही कोई अन्य वसायुक्त खाद्य पदार्थ खरीदता है, तो उसे ग्लानि महसूस नहीं होती। हम में से अधिकतर लोग किसी दुकान में प्रवेश करते ही अपने दाईं ओर मुड़ जाते हैं। क्या आपको पता था कि आप दाईं ओर मुड़ते हैं? निश्चित ही आप दाईं ओर मुड़ते होंगे। ऐसे कई वीडियो टेप्स उपलब्ध हैं जिनमें दिखाया गया है कि दुकान में प्रवेश करते ही ग्राहक दाईं ओर मुड़ जाते हैं।
कस्टमर की इस प्रवृत्ति की वजह से रिटेल व्यापारी अपनी दुकानों में दाईं ओर सबसे अधिक लाभ देने वाले प्रोडक्ट रखते हैं ताकि ग्राहक नज़र पड़ते ही उन्हें खरीद ले। सूप और सीरियल, अनाज से बना एक खाद्य पदार्थ जो अक्सर नाश्ते में खाया जाता है, का मसाला भी कुछ ऐसा ही है। जब इनके डिब्बों को दुकान की अलमारी में इनके नाम के क्रम में नहीं रखा जाता तो ग्राहक हर तरह के ब्रांड के डिब्बों पर नज़र डालता है। यानी अगर आपको चावल वाले और किशमिश वाले सीरियल के डिब्बे चाहिए तो वे शायद ही आपको पास-पास रखे मिलेंगे। इसलिए आपको जिस प्रकार का या जिस ब्रांड का सीरियल चाहिए उसे ढूँढने के लिए आपको पूरी अलमारी खंगालनी पड़ेगी। हो सकता है कि इस प्रक्रिया में आपको शायद किसी और ब्रांड का सीरियल भी पसंद आ जाए और आप उसे खरीद लें। रिटेल व्यापारी यही तो चाहते हैं। रिटेल व्यापारियों की इस तरह की रणनीतियों के साथ समस्या ये होती है कि वे हर ग्राहक को एक ही नज़रिए से तौलती है। इस लिहाज से ये रणनीतियाँ बड़ी पुरानी किस्म की जान पड़ती है, जिनमें अलग-अलग कस्टमर की खरीदारी संबंधी हैबिट्स को प्रभावित करने के लिए अलग-अलग तरीके इस्तेमाल करने के बजाय एक ही तरीका इस्तेमाल किया जाता है। पिछले 20 सालों में जैसे-जैसे रिटेल बिज़नेस में कॉम्पिटिशन बढ़ी है, वैसे-वैसे टारगेट कॉर्पोरेशन जैसी कंपनियाँ समझने लगी है कि कस्टमर्स को प्रभावित करने के लिए सिर्फ पुरानी रणनीतियों पर निर्भर नहीं रहा जा सकता। कंपनियों का लाभ बढ़ाने का सिर्फ यही एक तरीका था कि कस्टमर की हैबिट्स के बारे में पता लगाकर उनकी प्राथमिकताओं को समझा जाए और फिर उस हिसाब से हर कस्टमर को लुभाने के लिए अलग-अलग रणनीति बनाई जाए। रिटेल कंपनियों को इस बात का एहसास होने के पीछे एक बड़ा कारण ये भी है कि अब वे इस बात को लेकर भी जागरूक हो रही है कि कस्टमर की हैबिट्स कैसे उनकी खरीदारी के निर्णय को प्रभावित करती है। इस क्षेत्र से जुड़े कई प्रयोगों के परिणाम देखने के बाद व्यापारियों को एहसास हो गया कि अगर वे किसी तरह हर ग्राहक की हैबिट्स को समझने में कामयाब हो जाए, तो फिर वे उसे कुछ भी खरीदने के लिए मजबूर कर सकते हैं और उसे इसका पता भी नहीं चलेगा। एक अध्ययन में तो कस्टमर को उस समय वीडियो कैमरे से रिकॉर्ड किया गया जब वे किराने के बड़े-बड़े स्टोर्स में प्रवेश करते हैं। ये अध्ययन कर रहे शोधकर्ता जानना चाहते थे कि लोग खरीदारी का निर्णय कैसे लेते हैं। उनकी नज़र खास तौर पर ऐसे खरीदारों पर थी जो खरीदारी के लिए सामान की सूची बनाकर लाते हैं। सैद्धांतिक रूप से तो ये उस श्रेणी के कस्टमर थे जो पहले ही तय कर चुके थे कि उन्हें क्या खरीदना है। शोधकर्ताओं ने पाया कि सामान की सूची साथ लाने के बावजूद इन ग्राहकों ने खरीदारी संबंधी 50% से ज़्यादा निर्णय उसी समय लिए, जब उनकी नज़र अलमारी में रखे किसी खास प्रोडक्ट पर पड़ी। क्योंकि इन खरीदारों की हैबिट सूची के हिसाब से सामान लेने के उनके इरादों से ज़्यादा सशक्त थी। जैसे एक खरीदार स्टोर में प्रवेश करते ही खुद से बुदबुदाया, "ओहो! तो यहाँ आलू के चिप्स भी रखे हैं, पर मुझे इनसे बचना चाहिए। अरे ये क्या? यहाँ तो आलू के चिप्स की सेल चल रही है।" इसके बाद उसने फ़ौरन चिप्स का एक बड़ा पैकेट उठाकर अपनी कार्ट पहियों वाली टोकरी में रख लिया। इसी तरह कुछ खरीदार बार-बार एक ही ब्रांड का सामान लेते थे, भले ही वे ये मान चुके हों कि उन्हें ये कुछ खास पसंद नहीं है। "मैं कोई हलगर्स कॉफ़ी की दीवानी नहीं हूँ, पर मैं हमेशा यही खरीदती हूँ। वैसे भी इसके अलावा और कुछ है ही कहाँ इस स्टोर में," एक महिला खरीदार ने कहा, जबकि उसके बगल में रखी अलमारी में कॉफ़ी के ढेरों ब्रांड्स रखे हुए थे। शोधकर्ताओं ने पाया कि कस्टमर जब भी खरीदारी करते हैं, हर बार खाने का सामान एक समान मात्रा में खरीदते हैं, भले ही वे अपना वज़न घटाने के लिए कम खाने का प्रण लेकर बैठे हों। इस बारे में दक्षिणी कैलिफ़ोर्निया यूनिवर्सिटी के 2 मनोविश्लेषकों ने सन 2009 में लिखा था, "ग्राहक अक्सर अपनी हैबिट्स के गुलाम होते हैं और उसी के अनुसार खरीदारी करते हैं।" यानी वे अपने नए लक्ष्य को भूलकर हर बार ऑटोमैटिक ही अपना पिछला व्यवहार दोहराने लगते हैं। हालाँकि इन सभी अध्ययनों का एक आश्चर्यजनक पहलू ये था कि भले ही सारे ग्राहक खरीदारी संबंधी निर्णयों के लिए अपनी हैबिट्स पर निर्भर थे, पर हर ग्राहक की हैबिट्स भी अलग-अलग थी। जिस खरीदार को आलू के चिप्स पसंद थे, वह जब भी स्टोर्स में आता, तो बाकी चीज़ों के साथ हर बार एक पैकेट चिप्स भी खरीद लेता था। पर फोल्गर कॉफ़ी खरीदने वाली महिला ग्राहक कभी उस अलमारी के पास तक नहीं गई, जहाँ वे चिप्स रखे थे। ऐसे भी लोग थे जो घर में पर्याप्त दूध रखा होने के बावजूद भी स्टोर में आकर दूध ही खरीदते थे। ऐसे भी लोग थे जो हर बार मिठाइयाँ ज़रूर खरीदते थे और साथ ही ये भी कहते रहते थे कि वे अपना वज़न घटाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि दूध खरीदने वाले ने कभी मिठाई खरीदी हो या मिठाई के ग्राहक ने दूध लिया हो। हर ग्राहक की हैबिट्स अलग-अलग थी। टारगेट कॉर्पोरेशन लोगों की इन्हीं अलग-अलग हैबिट्स का फ़ायदा उठाना चाहता था। पर जब आपकी सैकड़ों दुकानों पर हर दिन लाखों ग्राहक आ रहे हों, तो उनकी प्राथमिकताओं और खरीदारी के उनके पैटर्न्स पर नज़र कैसे रखी जाए? इस सवाल का जवाब है कस्टमर से जुड़ा ढेर सारा डेटा इकट्ठा करके, यानी इतना सारा डेटा जिसे इकट्ठा करना पहले
पल कल्पना से परे लगे। करीब 10 साल पहले टारगेट कॉर्पोरेशन ने डेटा के ऐसे विशाल वेयरहाउस बनाने शुरू किए जिनमें हर कस्टमर के लिए एक अलग कोड तय कर दिया गया और उसे जानबूझकर गेस्ट आईडी नंबर नाम दिया गया। इससे हर कस्टमर की खरीदारी पर नजर रखना आसान हो गया। जब भी कोई कस्टमर टारगेट कॉर्पोरेशन द्वारा जारी किया गया क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करता या बिल चुकाते समय नियमित खरीदार का अपना टैग दिखाता, डाक द्वारा मिले कूपन का इस्तेमाल करके खरीदारी करता, कस्टमर हेल्पलाइन पर फोन करता, कोई रिफंड मिलने पर दिए गए सर्वे का फॉर्म भरता, टारगेट कॉर्पोरेशन द्वारा भेजा गया कोई ईमेल खोलता, target.com वेबसाइट खोलता या कभी ऑनलाइन खरीदारी करता तो कंपनी के कंप्यूटर में इसकी विस्तृत जानकारी रिकॉर्ड हो जाती। ग्राहक की हर खरीदारी का रिकॉर्ड उसके गेस्ट आईडी नंबर के साथ लिंक कर दिया जाता। इसमें साथ ही हर उस चीज की जानकारी भी होती जो ग्राहक ने पहले कभी खरीदी थी। इसके अलावा उस गेस्ट आईडी नंबर के साथ खरीदारी की वे जनसांख्यिकी सूचनाएं भी लिंक कर दी जाती जो या तो टारगेट कॉर्पोरेशन ने खुद इकट्ठा करके रखी होती थी या फिर किसी और कंपनी से खरीदी होती थी। इन सूचनाओं में खरीदारी की उम्र, उनकी वैवाहिक स्थिति, बच्चों की संख्या, घर का पता, घर का नंबर, मोबाइल नंबर, स्टोर तक जाने में लगने वाला समय और उनकी अनुमानित आय के साथ-साथ ये जानकारी भी शामिल थी कि क्या वे हाल ही में अपने इलाके में रहने आए हैं, वे कौन-सी वेबसाइट्स खोलते हैं और कौन से क्रेडिट कार्ड रखते हैं। टारगेट कॉर्पोरेशन ऐसा डाटा भी खरीद सकता है जिससे खरीदारों की जातियाँ, उनकी पिछली और हालिया नौकरी का ब्यौरा, उनके द्वारा पढ़ी जाने वाली पत्रिकाओं के अलावा ये जानकारी भी होती है कि वे कभी दिवालिया हुए हैं, उन्होंने अपना घर कब खरीदा या गँवाया, वे कौन से स्कूल और कॉलेज में पढ़े हैं और वे फला-फला ब्रांड की कॉफ़ी, टॉयलेट पेपर, सीरियल और एप्पल सॉस पसंद करते हैं या नहीं। दूसरी तरफ इन्फिनिग्राम जैसे डेटा बेचने वाली कंपनियां भी हैं जो मैसेज बोर्ड्स और इंटरनेट फोरम्स में खरीदारों की ऑनलाइन बातें सुनकर इस बात का पता लगाती है कि लोग किस प्रोडक्ट के बारे में सकारात्मक बातें कर रहे हैं। रेफलिप नामक एक फर्म खरीदारों के बारे में तरह-तरह की सूचनाएं बेचती है, जैसे उनका राजनीतिक झुकाव किस ओर है, पढ़ने की हैबिट्स कैसी है, वे कहाँ और कितनी चैरिटी करते हैं, उनके पास कितनी कारें हैं और वे धार्मिक समाचार सुनना पसंद करते हैं या सिगरेट जैसी चीज़ों की खरीदारी पर छूट पाना चाहते हैं। अन्य कंपनियां कस्टमर द्वारा ऑनलाइन पर पोस्ट की गई तस्वीरों का एनालिसिस करती है। इस तरह वे उन कस्टमर को अलग-अलग श्रेणी में बाँटकर उनका कैटलॉग तैयार करती है, जैसे कौन सा ग्राहक मोटापे से ग्रस्त है और कौन बहुत पतला है, किसकी लंबाई अच्छी है और कौन ठिगना है, सिर पर बाल है या गंजा है और इन सब के परिणाम स्वरूप किस तरह के प्रोडक्ट खरीदना पसंद करेगा। टारगेट कॉर्पोरेशन ने अपने बयान में ये बताने से मना कर दिया कि वे किन सांख्यिकीय कंपनियों के साथ मिलकर ग्राहक से जुड़ी कैसी सूचनाओं का अध्ययन करता है। व्यवसायिक अपने फायदे के लिए डेटा और विश्लेषण का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इस विषय के प्रमुख शोधकर्ता टॉम डेवनपोर्ट कहते हैं, पहले कंपनियों को अपने ग्राहकों के बारे में सिर्फ उतना ही पता होता था जितना कस्टमर उन्हें बताना चाहता था। पर अब ज़माना बदल गया है। आप ये देखकर हैरान रह जाएँगे कि आज बाज़ार में कस्टमर के बारे में कितनी सारी सूचनाएँ उपलब्ध हैं। इन सूचनाओं को हर कंपनी खरीदती है क्योंकि बाज़ार में टिके रहने का यही एक तरीका है। जैसे अगर आप सप्ताह में एक बार शाम के 6 बजे के आस-पास कुल्फ़ी खरीदने के लिए टारगेट कॉर्पोरेशन के क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल करते हैं या हर जुलाई और अक्टूबर के महीने में बड़े आकार की कचरे वाली पन्नियाँ खरीदते हैं, तो टारगेट कॉर्पोरेशन के सांख्यिकीविद अपने कंप्यूटर प्रोग्राम की मदद से ये जान लेंगे कि आपके घर में बच्चे भी हैं, आप किराने का सामान ऑफिस से लौटते समय लेते हैं, आपके घर में एक बगीचा भी है, जहाँ गर्मी के मौसम में घास काटनी ज़रूरी होती है और आपको ऐसे पेड़ भी लगाने हैं जिनकी पत्तियाँ पतझड़ के मौसम में टूटकर गिर जाती है। ये सांख्यिकीविद अपने कंप्यूटर प्रोग्राम के ज़रिए आपकी खरीदारी के अन्य पैटर्न्स पर भी नज़र रखेंगे और जान लेंगे कि आप कभी-कभी सीरियल, अनाज से बना एक खाद्य पदार्थ जो नाश्ते में दूध के साथ खाया जाता है, तो खरीदते हैं, पर दूध कभी नहीं लेते, जिसका अर्थ है कि आप कहीं और से दूध खरीदते हैं। यह पता लगाने के बाद टारगेट कॉर्पोरेशन आपको दूध खरीदने के लिए ऐसे कूपन भेजेगा जिनमें आपको 2% की छूट मिलेगी। इसके साथ ही आपको चॉकलेट, स्प्रिंकल, स्कूल के सामान, बगीचे के फर्नीचर और अलमारी के अलावा बियर के कूपन भी भेजेगा ताकि अगर आप दिन भर काम करने के बाद शाम को कुछ देर आराम करना चाहते हैं, तो एक बियर पीकर आपकी थकावट मिटा सके। टारगेट कॉर्पोरेशन इस बात का अनुमान लगा लेता है कि आप आदतन कौन-कौन सा सामान खरीदते हैं और फिर वे तरह-तरह के हथकंडे अपनाकर आपको इस बात के लिए मनाता है कि आप वे सब सामान टारगेट के स्टोर से लें। कंपनी हर ग्राहक की व्यक्तिगत ज़रूरत और पसंद के हिसाब से कूपन भेजने की क्षमता रखती है। भले ही आपको इस बात का पता ना लगे कि आपको डाक से जो पर्चा मिला है, वे आपके पड़ोसी को मिले पर्चे से बिल्कुल अलग है।
धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।